गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम गौरव। जैसा कि आप सभी को पता है, लॉकडाउन की वजह से कोई भी स्कूल नहीं जा पा रहा है और आपकी पढ़ाई भी बहुत डिस्टर्ब हो रही है। मैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ और आज से आपकी फ़िज़िक्स की फ़र्स्ट क्लास है, जिसमें मैं आपको टॉपिक डिस्कस करूँगा, मोशन। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उन सभी स्टूडेंट्स को शेयर करना जिनको साइंस टफ लगती है। और मैं बता दूं, ये मोशन टॉपिक क्लास 9 के लिए है। आप यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से, दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है। मैं स्टार्ट करता हूँ। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है मोशन, यानी कि गति। ये मोशन होता क्या है? चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विद द टाइम इज कॉल्ड इट्स मोशन। यानी कि किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपनी लोकेशन को चेंज करने देना, अपने स्थान को परिवर्तित कर देना ही गति कहलाता है। यानी कि आप अपने घर से निकले और किसी भी जगह पर पहुंच गए एक पर्टिकुलर टाइम में, तो आपने समय के साथ अपने स्थान को परिवर्तित किया। यानी इस स्थान को परिवर्तित करने में आपने कोई ना कोई मोशन किया होगा, कोई ना कोई गति की होगी। एग्जाम्पल के लिए आपके पास डायग्राम है। एक इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, एक ब्रेक है ए, जो टी टाइम में बी पोजीशन पर पहुंच जाता है। यानी कि पोजीशन ए से पोजीशन बी तक आने में अगर आप टी टाइम लेते हैं, यानी कि यू आर इन द स्टेट ऑफ मोशन, आप गति की अवस्था में हैं, तभी आपने एक पर्टिकुलर टाइम में अपना स्थान बदल दिया। इसके बेसिस पे अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, यानी गति के प्रकार कितने होते हैं। तो इनको शॉर्ट में चलेंगे, थोड़ा सा जल्दी से चलेंगे, क्योंकि आप लोगों को और भी टॉपिक्स अभी डिस्कस करने होंगे। तो जो लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, यानी कि एक ऐसा मोशन जो एक लीनियर वे में चले। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, देन द मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर टाइम के साथ एक सीधी लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा और एक स्ट्रेट लाइन में अपना स्थान बदलेगा, तो इस गति को हमने बोला है सरल रेखीय गति या लीनियर मोशन। एग्जाम्पल है किसी इमारत से पत्थर का गिरना। यानी कि आप छत पर खड़े हो और आप एक पत्थर के टुकड़े को नीचे फेंकते हो, तो कहीं भी वो लेफ़्ट और राइट मूवमेंट नहीं करता है, वो स्ट्रेटली जाके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से सीधे जाके अर्थ की सरफेस पर ही गिरता है, और इस मोशन को हम बोलते हैं लीनियर मोशन। सेकेंड वन इज रैंडम मोशन। अब रैंडम मोशन का मतलब क्या होता है अभी? व्हेन द मूविंग ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन डायरेक्टली, कंटिन्यूसली, देन द मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन। सॉरी, डायरेक्टली नहीं है। व्हेन द मूविंग ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूसली, देन द मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन। यानी कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कोई भी पार्टिकल मोशन के साथ साथ अपनी डायरेक्शन को भी कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, तो उस मोशन को बोलेंगे रैंडम मोशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, बटरफ्लाइज मूविंग ऑन फ्लावर्स। आपने किसी तितली को अगर फ्लावर्स पे उड़ते हुए देखा है, तो कभी भी वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती है। वो कभी एक फ्लावर पे जाएगी, फिर टर्न लेगी कहीं और दूसरे फ्लावर पे बैठेगी, यानी कि वो रैंडमली इधर से उधर अपनी डायरेक्शन को चेंज करती रहती है। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन। यानी जब गतिशील वस्तु लगातार अपनी दिशा बदलती रहे, तो इस प्रकार की गति को अनियमित गति कहते हैं। थर्ड वन इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर टर्म से बात कर लेते हैं कि यहाँ पे बात हो रही है वृत्तीय गति की। ठीक है, यानी व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए सर्कुलर पथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे एक यूनिफॉर्म, यानी कि एक पर्टिकुलर स्पीड से चले, तो इसका जो गति होगी उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति। हिंदी में देख लेते हैं, जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है, तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। एग्जाम्पल है सर्कस में मौत का कुआं। अगर किसी ने भी देखा हो, सर्कस में जाते हो, तो मौत के कुएं में एक बाइकर होता है जो एक सर्कुलर बाउंड्री वॉल के चारों तरफ बाइक को चलाता रहता है। तो इस टाइप के जो मोशंस को बोलेंगे सर्कुलर मोशन। अब इस सर्कुलर मोशन में सेकेंड जो हेडिंग आती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि एक समान वृत्तीय गति।
तो कह रहा है जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से समान समयांतराल में चलती है तो यह गति समान वृत्तीय गति कहलाती है। When in a circular path an object moves with uniform speed at a same time interval, then the motion is called uniform circular motion। यानी कि हम सर्कुलर पाथ में मूव तो करेंगे लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे उस सर्कुलर पाथ पे, तब हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या एक समान वृत्तीय गति। इसका जो बेस्ट एग्जांपल दिया गया है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, यानी हमारी पृथ्वी का जो सूर्य के चारों ओर जो गति है वो एक समान वृत्तीय गति है। कैसे है देख लीजिए। आपको पता है कि पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर काटने में पूरे के पूरे 365 दिन लगते हैं, ठीक है। और क्या ये डिस्टेंस कभी भी चेंज होती है? यानी कि कभी ऐसा आपने देखा हो कि कभी अर्थ ने ट्रैवल करने में टाइम ज़्यादा लगा दिया हो या कम लगा दिया हो? ऐसा तो कुछ होता नहीं है। अगर हम एक्सेप्ट लीप ईयर की बात करते हैं तो एक अर्थ एक पर्टिकुलर टाइम में ही सन के अराउंड मूव करती रहती है, यानी कि समान समय में समान दूरी तय कर रही है वो, इसलिए उसका जो सर्कुलर मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इसके बाद बात कर लेते हैं ऑसिलेटरी मोशन। दिस इज़ अ मोशन दैट रिपीटेटिव एंड दैट साइकिल्स अबाउट अ मीन पोजीशन। यानी ये एक ऐसा मोशन है जो एक मीन पोजीशन यानी कि एक पर्टिकुलर पोजीशन के चारों तरफ कोई पार्टिकल मूव करे तो उसको बोलते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन। यानी कि जब कोई वस्तु एक ही स्थान के इर्द गिर्द गति करती है तो इसे दोलन गति कहते हैं। आपने एग्जाम्पल देखा हो जो वॉल पे जो रिंग क्लॉक्स होती हैं जिन पे एक बड़ा सा घंटा लगा होता है, ठीक है, या मंदिर के घंटे को ही देख लो। जब आप मंदिर के घंटे को बजाते हो तो एक पर्टिकुलर एक्सिस से अटैच होती है और उस एक्सिस के इर्द गिर्द ही वो घंटी बेल इधर से उधर मूव करती है, यानी कि उसकी जो एक्सिस होती है वो चेंज नहीं होती है, उसका अक्ष वहीं पे ही रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये डायग्राम बना है, आप इजीली आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। या पर्टिकुलर आप किसी भी एक किसी पत्थर को, किसी स्टोन या मार्बल को आप किसी धागे से लटकाओ और उसको लेफ़्ट राइट मूव करोगे तो वो जो धागे के अटैचमेंट की वजह से वो जो पत्थर है वो उस धागे की एक्सिस के अकॉर्डिंग ही लेफ़्ट राइट मूव करता है। तो ऐसे मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। और आज का ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये है दूरी तथा विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई लोगों को इसमें कन्फ्यूजन्स होते हैं, तो इसको ज़रा देख लेते हैं। तो दूरी तथा विस्थापन में डिफरेंस क्या होता है पहले तो हम इसी की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग समझते हैं। कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट irrespective of direction in which the object travels। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वह लंबाई है जो वह वस्तु गतिशील अवस्था दिशा के निरपेक्ष तय करती है। यानी जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, एक मोशन की स्टेट में है और उस कंडीशन में वो इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन यानी कि दिशा के रिस्पेक्ट में नहीं, दिशा के निरपेक्ष अगर वो एक पर्टिकुलर दूरी को तय कर रही है, पर्टिकुलर लंबाई को तय कर रही है तो वह उसकी दूरी है। यानी कि सपोज़ मैंने कहा कि आप अभी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर खड़े, वहाँ से आप स्ट्रेट जाते हैं 4 मीटर और वहाँ से टर्न लेते हैं और वहाँ से लेफ़्ट की साइड चले जाते हैं 2 मीटर। तो आपकी जो टोटल डिस्टेंस है कितनी है? आप 4 मीटर स्ट्रेट जाते हैं देन 2 मीटर लेफ़्ट, यानी आपकी जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो है आपकी 6 मीटर्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन की कोई भी बात नहीं हो रही है। वहीं अगर हम जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो देखिए डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या है। डिस्प्लेसमेंट कहता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विद डायरेक्शन इज डिस्प्लेसमेंट। यानी किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक दिशा के सापेक्ष न्यूनतम दूरी ही उस वस्तु का विस्थापन कहलाती है। मैंने बोला कि अगर आप पॉइंट ए पर खड़े थे, आप पॉइंट ए से 4 मीटर आगे गए तब आप पॉइंट बी पर पहुंचे और फिर आपने जब लेफ़्ट लेके 2 मीटर और आगे गए तब आप पॉइंट सी पर पहुंचे। तो आपकी जो दूरी है चली गई वो टोटल पॉइंट ए से लेके बी तक और बी से लेके सी तक की जो टोटल
दूरी है वो आपका डिस्टेंस है, टोटल लंबाई, यानी कि 4 मीटर बी तक जाने में और 2 मीटर सी तक जाने में, यानी कि आपकी जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई वो आपकी हो गई 6 मीटर। लेकिन वहीं हम जो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं यानी विस्थापन की बात करते हैं, तो विस्थापन कहता है कि आपकी जो प्रारंभिक स्थिति थी और आपकी जो अंतिम स्थिति, यानी स्टार्टिंग में आप पॉइंट ए पर थे और एंड में जाके आप पॉइंट सी पर चले गए हैं, तो आपके पॉइंट ए से पॉइंट सी तक की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि आप स्ट्रेट 4 मीटर गए थे और 2 मीटर लेफ्ट लिया, हमको उस डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, हमें उस मिनिमम डिस्टेंस से मतलब है जो आपने पॉइंट ए से डायरेक्टली सी तक पहुंचने में यूज़ की होगी। तो वो जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर से कम ही होगी, अप्रोक्स 4 मीटर के आसपास ही होगी। यानी कि इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस होती है उसमें डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं होता, वो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का रोल होता है। कुछ और चीज़ें फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। कैरा डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट हैव मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। आपने अगर सदिश और अदिश राशियाँ पढ़ी हों, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़, तो जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं या सदिश राशियाँ होती हैं उनमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, और अदिश राशियाँ उनमें दिशा और परिमाण के कंडीशन के केस में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। यानी जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं उनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, और स्केलर क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। तो हमने जब आपको विस्थापन यानी कि दूरी यानी कि डिस्टेंस बताई थी, तो डिस्टेंस के केस में हमने आपको बताया था कि डिस्टेंस जो है वो डायरेक्शन के इर्रेस्पेक्टिव होता है, डायरेक्शन के दिशा के निरपेक्ष होता है, यानी इसमें दिशा का कोई रोल नहीं है। और जब दिशा का रोल नहीं है तो ये राशि हो गई अदिश राशि, क्योंकि इसमें केवल परिमाण है, वही 6 मीटर की दूरी जो आपने ए से बी और बी से सी तक जाने में तय की। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं विस्थापन की, ठीक है, तो विस्थापन देख लीजिए, विस्थापन सदिश राशि है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्लियरली लिखा हुआ है कि जो विस्थापन है उसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि आप पॉइंट ए पर खड़े थे और ए से सी तक में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, तो जब हम डायरेक्शन और डिस्टेंस यानी कि मैग्नीट्यूड दोनों कंसीडर कर रहे हैं तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। एक और कंडीशन है दूरी की कंडीशन में, यानी कि डिस्टेंस की कंडीशन में दे रखा है दूरी सदैव धनात्मक होती है, ये कभी शून्य नहीं हो सकती, यानी कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी ज़ीरो। दूरी कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। और अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, यानी कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। अब इसके लिए आपको क्लियर करता हूँ, कैसे एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज़ आप घर से स्कूल जाते हैं और मैंने मान लिया आपका जो स्कूल है वो घर से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो हमने बोला ना कि दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी, डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप घर से स्कूल गए तो आपने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, 4 किलोमीटर्स की, यानी कि आपकी डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव या ज़ीरो नहीं रहेगी, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। लेकिन अगर सेकंड कंडीशन में आपसे बोला जाए कि आप घर से स्कूल गए और स्कूल से वापस घर आ गए, ठीक है, तो आपका विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन मैंने बोली थी ना, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी किसी वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्था के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वही आपका विस्थापन है। लेकिन आपको पता है आपकी प्रारंभिक अवस्था थी कि आप घर में हैं और आप स्कूल से घूम घाम कर वापस घर में ही आ गए ना, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं क्लॉक का। घड़ी की सुई 12 से चलना स्टार्ट करती है और वो 12 से घूमकर वापस 12 पे आ गई अगर, तो उसका जो विस्थापन है वो क्या हुआ, ज़ीरो हुआ, क्योंकि जिस पॉइंट से चली थी वो उसी पॉइंट पर आ गई, तो विस्थापन तो ज़ीरो हो गया। लेकिन अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो वो 12 से 1 2 3 सारे पॉइंट्स को ट्रैवल करके 60 मिनट्स के बाद आके वापस 12 पे आई, यानी कि उसने डिस्टेंस अच्छी खासी ट्रैवल कर रखी है। यानी कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, दूरी हमेशा पॉजिटिव धनात्मक रहेगी।
और जो विस्थापन है वो धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। विस्थापन का और एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप डेली लाइफ से सीख सकते हो। अपने हाथ में एक बॉल लीजिए, बॉल को हवा में उछालिए, ठीक है, और आप जितना ऊपर फेंकेंगे वापस आके वो ज़मीन पे ही गिरती है। यानी कि अगर आपने 4 मीटर हवा में फेंका तो वापस से आकर वो नीचे ही गिरेगी, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि वो ऊपर जाके आसमान में अटक जाए, क्योंकि वो वहाँ से ऊपर से ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो उसको नीचे की तरफ पुश करता है। यानी कि बेसिकली जितनी डिस्टेंस बॉल ने ऊपर ट्रेवल की उतनी वो वापस नीचे ट्रेवल कर गई। बॉल भी 4 मीटर ऊपर गई, 4 मीटर नीचे, यानी कि डिस्टेंस तो उसने 8 मीटर ट्रेवल कर ली, लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि दूरी 8 मीटर हो गई, लेकिन जो विस्थापन है वो ज़ीरो हो गया, क्योंकि जहाँ से ऊपर फेंकी गई थी वहीं से वापस वो नीचे आ गई। सो आई होप कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, यानी कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो बाकी का मैं नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करूँगा। हैव अ नाइस डे। लॉकडाउन को अच्छे से फॉलो कीजिए, स्टे अलर्ट, घर पे रहिए, खुद को हाइजीन रखिए, हैंड वॉश प्रॉपरली करते रहिए और पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखिए। हैव अ गुड डे।